हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस सर। आज हम लोग अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के सेकंड सेशन की ओर चलेंगे। जी सर। लास्ट सेशन में जितना मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखा जाए कि हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को कहाँ स्किप किया था। बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे डीम्ड डिविडेंड। यस और नो? मैंने आपको डिविडेंड के 3 तरीके बताए थे। मैंने कहा था सेक्शन 8 में हम लोगों ने देख लिया है, प्रपोज डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है, और साथ साथ डीम्ड डिविडेंड होता है जो टैक्सेशन में होता है और कहीं नहीं होता है। जो हमारा प्रपोज डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। जैसे ही कोई कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करती है डिविडेंड को, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड श्योर नहीं होता, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल किया गया है। तीसरा मैंने आपको बताया डीम्ड डिविडेंड, और इसमें 5 सेक्शंस बताए थे, 222 ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 सेक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। 4 तक तो मैंने आपको सारा डिटेल कर दिया, जिसमें था आपका कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी एसेट्स को रिलीज करके डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट शैल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। याद आ गया सर? और इसमें आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट का मतलब बता दिया था, बोनस शेयर्स वगैरह को भी ऐड कर देते हैं, और शेयर होल्डर का मतलब आपने बोला था इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। सेक्शन 222 बी मैंने कहा था कि चूंकि चालाकी कंपनी की खत्म हो गई, तो कंपनी ने दूसरा रास्ता अडॉप्ट किया, और कंपनी ने कहा कि देखो भाई, हम शेयर होल्डर को डायरेक्ट किसी एसेट को रिलीज करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बेसिकली हम अपने शेयर होल्डर्स को डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे देंगे, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में स्पेशली हम बोनस शेयर दे देंगे। तो उस केस में वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। सर ये भी आपने बता दिया था। सेक्शन 222 सी की बात बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, तो लिक्विडेशन में जब जाती है कंपनी, तो लिक्विडेशन के बाद होने वाले प्रॉफिट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रीपेमेंट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट होगा शेयर का। लेकिन उस डेट के पहले अगर हम शेयर होल्डर्स को कुछ रिलीज करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स माना जाएगा, या उसको डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। सेक्शन 222 सी कहता है, और शेयर होल्डर का मतलब लिक्विडेशन के समय केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर होता है। और तो और यहां पर मैंने बताया था शेयर होल्डर का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, और उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता है जब लिक्विडेशन की डेट के जस्ट पहले जितना भी प्रॉफिट था, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ओके। 222 डी मैंने बताया था कि अगर कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल, बताया था नहीं बताया था, बताया था नहीं बताया था, डी, अगर कोई कंपनी ये कह दे कि भाई, डी नहीं बताया था शायद, सुन लें। कहता क्या है कि अगर कोई कंपनी ये कहती है किसी शेयर होल्डर को, देखो भाई ये हमारी बैलेंस शीट है, फिक्स एसेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, लोचा, हम आपको डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक अब दे नहीं सकते, लोचा, क्योंकि ये भी डिम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में आ गया। लिक्विडेशन का खैर कोई सिस्टम है नहीं। आपने ना हमारी कंपनी में 100 रुपए लगाए थे, मान लो 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने 100-100 रुपए लगाए, एक्स वाई जेड ने। अब कंपनी कहती है भाई, अल्टीमेटली व्हाट यू वांट, they will tell that we just want to get the benefit. Ultimately we just want to get benefit by any means, by any way. Now the what the company will do, company will try to give them rupees 30, 30, 30, and company will try to reduce the amount of share capital. क्या कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि आपसे मैंने 100 रुपए लिए, अब मैंने आपको 30 रुपए वापस कर दिए? भाई आप मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो, अब मुझे आपको पैसा आज नहीं तो कंपनी के लिक्विडेशन के समय देना ही देना है, तो व्हाई नॉट टुडे, व्हाई नॉट टुडे? तो मैं एक काम करता हूं, आई विल ट्राई टू मेक द रीपेमेंट ऑफ योर शेयर कैपिटल, और यू कैन से आई एम जस्ट गोइंग टू reduce the amount of share capital by paying it to you. Means I'm paying it to you, means something must be there which is going out. तो कुछ ना कुछ चीज आउटफ्लो में जा रही है, ये चीज होना चाहिए। कंपनी आपको पेमेंट करके शेयर का दाम रिड्यूस कर रही है।
आपने अगर अकाउंट पढ़ा हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कैपिटल रिडक्शन नाम की एक चीज होती है। कौन सी चीज होती है? कैपिटल रिडक्शन नाम की चीज होती है। कैपिटल रिडक्शन आपने पढ़ा होगा या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पढ़ा होगा। उसमें यह बताया जाता है जब कोई कंपनी बीमार और बहुत बीमार हो जाती है ना, तो उसका इलाज करना पड़ता है। और अगर कोई कंपनी बीमार हो जाती है और उसका इलाज करना पड़ता है, देयर आर सो मेनी ह्यूज लॉसेस which are reflected by your financial statement will not give the proper impression to the others. Now each and everybody is ready to rectify those things, or you can say each and everybody is ready to treat the company, or they just want to have a proper or healthy balance sheet. They just want to have the balance sheet of a sick company. अगर कंपनी बीमार हो गई है, there are huge losses which are to be reflected by the financial statement. Nobody wants to take interest to invest in that company. That's it. तो अगर कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो भाई हमें कंपनी की बैलेंस शीट तो हेल्दी बनाना है ना, अच्छा बनाना है ना, उसकी बीमारी को खत्म करना है ना। तो हमने सब लोगों को बैठा करके इंटरनल कंस्ट्रक्शन का एक सिस्टम बनाया। अब अकाउंट्स में आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर। वो प्रोसीजर आपने देखा होगा। मानकर मैं चल रहा हूँ, तो मैं इस समय टैक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं अकाउंट तो नहीं पढ़ा रहा है कि मैं आपको डिटेल में उतनी डिटेल में ले जाऊं। बस आप इतना समझ लीजिए, एक कंपनी की बैलेंस शीट है, बीमार है, कंपनी की बैलेंस शीट में लॉसेस वगैरह फालतू की चीजें लिखी हुई हैं, इनटेंजिबल एसेट्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कंपनी अब उन चीजों को हटाना चाहती है, अपनी बैलेंस शीट को हेल्दी रखना चाहती है। हेल्दी रखने के लिए उन सारी फालतू चीजों को हटाना चाहती है, और सारी पार्टीज को, शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, बैंकर्स को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को बैठा करके अपनी स्कीम समझाती है, और उस स्कीम को कोर्ट से पास करवाती है। कोर्ट ने एक बार अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद ही कैपिटल रिडक्शन हो सकता है। ये अकाउंट्स में आपने देखा, एक बार अगर कोर्ट परमिशन दे दे तो कैपिटल रिडक्शन हो सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो कैपिटल रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन अ नॉर्मल प्रोसीजर। आप कैपिटल रिडक्शन कर ही नहीं सकते, आप लाख हाथ पैर मार लो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी टू अडॉप्ट दिस प्रोसीजर। द कंपनी कैन नॉट से कि हम पैसा वापस कर रहे हैं लोगों का, वी जस्ट वांट टू रिड्यूस द कैपिटल, नॉट एट ऑल। कंपनी केवल ऐसा लिक्विडेशन के समय कर सकती है, उनका पेमेंट करके। अदरवाइज कैपिटल रिडक्शन केवल कोर्ट की परमिशन से ही हो सकता है। और यहां पर बैलेंस शीट में लिखा जाता है कोर्ट की परमिशन के बाद जितने साल के लिए कोर्ट कहेगा आफ्टर रिडक्शन, ये लिखा जाता है। तो ऐसा लिख करके ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को, या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स को। तो कहा गया भैया रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये अगर आप रिडक्शन करते हो, अगर आप शेयर होल्डर को कुछ देते हो, समथिंग मस्ट बी पेड, समथिंग मस्ट बी पेड। तो अगर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पेमेंट करके उनका अपने शेयर कैपिटल को रिडक्शन किया है, तो ये डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। आप ऐसा रिडक्शन नहीं कर सकते टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जी, ये डी पॉइंट है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी possesses accumulated profits whether capitalized or not। चलिए सर, ये भी बात समझ में आई। नाउ द लास्ट 1.222e, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कंपनी ने कहा भाई हम 222A नहीं यूज कर सकते, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। बी भी हम यूज नहीं कर सकते, डिवेंचर स्टॉक देना। सी लिक्विडेशन वाला। डी कैपिटल रिडक्शन वाला। ई, कंपनी ने अल्टीमेटली कहा शेयर होल्डर को, व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम द कंपनी। दे विल टेल वी जस्ट वांट टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, बेनिफिट ऑफ द कंपनी, नॉट बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, वी जस्ट वांट टू गेट दैट। ओके, तो कैसे पॉसिबल है? ये लास्ट एक तरीका है, इसको हम कहते हैं लोन्स और एडवांस। ढंग से समझेंगे, 5 मिनट लगेगा इसको समझाने में, मुझे कहानी बताने में ही मुझे समय लग जाएगा। अगर कोई कंपनी है, उसके किसी शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर
जो 10% प्लस का वोटिंग पावर रखता है, 10% या उससे अधिक का वोटिंग पावर रखता है, तो और कंपनी ऐसे किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस देती है, यानी 10% या उससे अधिक का वोटिंग पावर हो, वोटिंग पावर का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर में उस पर्टिकुलर पर्सन का हिस्सा हो, तो कहा गया अगर कोई कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को, ऐसे शेयर होल्डर को जिसका उस कंपनी में 10% या उससे अधिक का वोटिंग पावर हो, को लोन या एडवांस देती है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। क्या कोई कंपनी लोन और एडवांस का धंधा स्टार्ट कर दे? नहीं, मतलब कंपनी का यही काम है कि अपने शेयर होल्डर को लोन और एडवांस बांटो, यही काम रह गया है कंपनी का। ऐसे ही चलती है कंपनी, कंपनी बना लो उसके बाद लोन और एडवांस लेना शुरू कर दो। अरे नहीं बाबा नहीं, कंपनी ऐसे नहीं चलती, ऐसे लोन और एडवांस नहीं दिए जा सकते। तो कहा गया दिस लोन और एडवांस शैल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ सोचना मना है। अगर कोई कंपनी किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में या पार्टनरशिप फर्म को या किसी एओपी बीओआई को या किसी दूसरी कंपनी को, किसी को भी क्या दे दे? लोन और एडवांस। अगर कोई कंपनी ऐसे लोगों को लोन और एडवांस दे दे जिसमें ऐसा शेयर होल्डर मेंबर हो या पार्टनर हो और 20% प्लस उसका वोटिंग पावर, या इसको कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो कहा गया कि अगर कंपनी किसी ऐसे लोगों को देती है लोन और एडवांस, डायरेक्टली इसको नहीं देती, किसको नहीं देती? इसको नहीं देती। किसको नहीं देती? कंपनी डायरेक्टली इसको नहीं दे रही लोन और एडवांस, कंपनी कर क्या रही है? कंपनी इनको दे रही है लोन और एडवांस, और ये वो फर्में हैं, वो कंसर्न है जिसमें ऐसा शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। ऐसा शेयर होल्डर, कैसा शेयर होल्डर? ये ऊपर वाला शेयर होल्डर इस फर्म में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, 20% से अधिक का वोटिंग पावर रखता है। तो कहा गया ये लोग काहे के लिए कूदे थे बीच में दूसरे को हेल्प करने के लिए? भाई काहे को आएंगे? अल्टीमेटली एक तरह से देखा जाए, कंपनी इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द लोन और एडवांस टू द प्रोप्राइटरशिप फर्म इनडायरेक्टली, दिस वन कंपनी इन विच द शेयर होल्डर वॉज अ शेयर होल्डर ऑफ मोर देन 10% वोटिंग पावर is getting indirectly the benefit from the other concerns, दूसरी कंसर्न से वो पैसा पा रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आई? मैं फिर से समझाता हूं। ये कंपनी है जो लोन दे रही है, ये शेयर होल्डर है जो इस कंपनी में 10% का वोटिंग पावर पाता है, और ये वो शेयर होल्डर है जो इस कंपनी में, फर्म में, एओपी बीओआई में या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई भी हो, 20% का पावर है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर ये कंपनी इसको डायरेक्ट लोन और एडवांस दे तो वो क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। अगर ये कंपनी डायरेक्ट इसको ना देकर इसको दे दे लोन और एडवांस, तो भी तो यही मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली इसको दिया गया है, घुमा फिरा करके, इसको डायरेक्ट ना दे करके इनडायरेक्टली दिया गया है, हाँ या ना? तो कहा गया अगर ऐसा शेयर होल्डर किसी कंपनी में, फर्म में, ओपीबीओआई या प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी शेयर होल्डर या मेंबर है और वहां पर 20% से अधिक है, यानी कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो अगर ऐसी कंसर्न को कोई कंपनी लोन या एडवांस देती है ऐसे शेयर होल्डर के बिहाफ पे, तो उसको भी मान लिया जाएगा डीम्ड डिविडेंड। ये था आपका ई। क्या कहता है?
कहता है एनी पेमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इन द नेचर ऑफ एनी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी हो एक तरह से, loan or advance to a shareholder who holds the beneficial ownership of equity share carrying not less than 10% of the voting power। सर ये जो 10% है ना, ये 10% वोटिंग पावर प्लस बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए। बेनिफिशियल ओनर का मतलब मेरे नाम से शेयर है और मुझे ही डिविडेंड मिलता है। शेयर मेरे नाम से है, डिविडेंड किसी दूसरे को मिलता है। इट मींस आई एम द ओनर ऑफ दो शेयर्स बट आई एम नॉट द बेनिफिशियल ओनर बिकॉज द बेनिफिट इज ट्रांसफर्ड बाय मी टू द अदर वन। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर वो 10% वोटिंग पावर मेरे पास है तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, ये भी रखना पड़ेगा साथ में। दूसरा, लोन और एडवांस टू एनी कंसर्न प्रोप्राइटर एचयूएफ एओपी बीवाई और अ कंपनी इन विच सच शेयरहोल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर हैविंग substantial interest 20% at any time during the previous year, payment on behalf of or for the individual benefit फलाना है, दिमाग का छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, कहानी समझ में आ गई होगी जी। तो अब हम लोग का हो गया 222 खत्म, ए बी सी डी ई। तो अब मैं अगर आपको एक सिंपली बात बोलूं कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, नाउ दिस टाइप और एनी टाइप ऑफ डिविडेंड इज chargeable to tax in the hand of the shareholder or the recipient of the dividend, that's it। उसी के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अर्लियर द सिचुएशन वाज जस्ट अपोजिट। अर्लियर व्हेन द कंपनी वाज डिक्लेयरिंग और पेइंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड, then in that case the company was responsible to make the payment of taxes to the government under section 115O, but now the situation is just reverse। इसको जस्ट यू टर्न लगा दिया गया। अब कहा गया जिसके हाथ में जा रहा है डिविडेंड उसी से टैक्स लेना बनता है, ठीक है ना। एक पॉइंट है सेक्शन 115 बी बी डी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी डिविडेंड से ही रिलेटेड है। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड रिसीव करती है, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है, तो इंडियन कंपनी के पास शेयर होंगे उस फॉरेन कंपनी के, तभी तो वो डिविडेंड रिसीव कर रही होगी भाई। बट ऑब्वियस है, आई एम एन इंडियन कंपनी, आई एम जस्ट गेटिंग द डिविडेंड फ्रॉम द फॉरेन स्पेसिफाइड कंपनी। इट मींस एब्सोल्युटली और बट ऑब्वियस है कि आई एम होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी के कम से कम मेरे पास 26% इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए। दिस इज द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस सेक्शन 115 बीबीडी। कहता है कि अगर मैं इंडियन कंपनी हूं, मैं किसी फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड रिसीव कर रही हूं और मेरे पास उस फॉरेन कंपनी के कम से कम 26% के इक्विटी शेयर कैपिटल मौजूद हैं, तो कहा गया उस समय हमारे ऊपर उस डिविडेंड पर टैक्स रेट लगेगा 15%, ना कि 30%। कितना टैक्स रेट लगेगा? 15% लगेगा जी। और कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होगा। दैट्स इट, दिस इज डन, डन। कोई भी एक्सपेंसेस और अलाउंसेस अलाउड नहीं होगा, बिल्कुल खत्म। चलिए सर, ये सारे पॉइंट आपने बता दिए। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के सिवाय, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट सेशन में। कहता है, जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाते जाते मैंने आपको लास्ट सेशन में ये सब बताया भी था, ये कि अगर गिफ्ट कह सकते हैं 56/10 कि अगर कोई सम ऑफ मनी मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं।
प्रॉपर्टी दो तरह की होंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। या तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये होगी। या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में सारे नहीं आएंगे, ओ सारे नहीं आएंगे ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा जरा ढंग से देखेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, क्या कहता है? प्रॉपर्टी का मतलब सारी तरह की प्रॉपर्टीज नहीं, पर्टिकुलर अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बिलियन। दैट्स इट, दैट्स इट। प्रॉपर्टी मीन्स इतनी ही चीजें हैं। हर चीज नहीं आएगी प्रॉपर्टी में। शेयर एंड सिक्योरिटी आएगी, ज्वेलरी आएगा, बिलियन होगा, आर्टवर्क होगा, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, बिलियंस हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। यही है प्रॉपर्टी का मतलब, यही है प्रॉपर्टी का मतलब। यानी हम केवल इतनी ही चीजों के लिए बात करेंगे, लैंड के लिए बात करेंगे, बिल्डिंग के लिए बात करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के लिए बात करेंगे, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए बात करेंगे, ज्वेलरी के लिए बात करेंगे, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन के लिए बात करेंगे, आर्ट ऑफ वर्क के लिए बात करेंगे, ड्राइंग के लिए बात करेंगे, पेंटिंग के लिए बात करेंगे, या फिर आपका स्कल्पचर्स और बिलियंस के लिए बात करेंगे। दैट्स इट, केवल इन्हीं चीजों के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं। तो कहा गया अगर कोई प्रॉपर्टी है हम उसके लिए सोचेंगे, अब बात करेंगे। कहता है अगर मुझे किसी से गिफ्ट मिला या पैसा मिला, सम ऑफ मनी, एक से, दो से, तीन से, चार से और सबको प्लस करने के बाद ये 50,000 प्लस हो जाता है। अगर अगर ये 50,000 प्लस हो जाता है तो ये एंटायर अमाउंट, मैंने वर्ड यूज किया एंटायर अमाउंट, टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर आपको कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, ट्रेवलर्स चेक मिल रहा है, डिमांड ड्राफ्ट मिल रहा है, अकाउंट पे चेक मिल रहा है, क्रॉस चेक मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, अगर आपको मिलने वाला पैसा सम ऑफ मनी धीरे 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 साल भर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक धीरे 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 किसी से 2,000 किसी से 3,000 डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर मिल रहा है, तो वो आपका 50,000 तक माफ है। 50,000 तक मिलता है तो पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन जहां वो 50,001 रुपीज हुआ एंटायर, यानी 50,001 आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर वो बिना किसी काम के मिला है तो। जी, लेकिन अगर ये कोई भी चीज हमको मिलती है, मैंने क्या बोला, मुझे सम ऑफ मनी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, इनसे इनसे मिलता है इन इन सिचुएशन में, तो वो माफ होता है। फिलहाल थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको। मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिली है या फिर कंसेशनल अमाउंट पर मिली है। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिली है तो ये एग्रीगेट कर लेंगे सारी चीजें। इनको भी एग्रीगेट ही किया था हम लोगों ने, सबको जोड़ दिया था एक बार में। यहां पर जितनी चीजें हमको फ्री में मिली, किसी ने कुछ प्रॉपर्टी दी, शेयर दिया, किसी ने सिक्योरिटी दी, किसी ने डिवेंचर दे दिया, किसी ने आर्ट वर्क दे दिया, किसी ने ड्राइंग दे दी, किसी ने पेंटिंग दे दी, किसी ने बिलियंस दे दिए, कुछ भी दिया, मूवेबल प्रॉपर्टी हमको दी, फ्री में दी, उन सबको एक जगह ऐड करो फ्री वाला। उनकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है 50,000 से तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल होगा। दूसरा,
कंसेशनल रेट पर जितनी भी हमको मिली हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज, उनको एग्रीगेट करो, एक जगह रखो और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर दें कंसीडरेशन जो हमने पेमेंट किया है। मान लो 1 लाख की कोई चीज दे रहा है हमको 20,000, तो हम 1 लाख की चीज कैसे पता चली, ये उसकी मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे 20,000 जो कि हम दे रहे हैं। आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 80,000। तो जितनी भी हमको चीजें मिलती हैं इस तरह के कंसेशनल रेट पर, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं, मार्केट वैल्यू से माइनस करते हैं, जितना पे करते हैं माइनस कर देते हैं। जो भी बेनिफिट आया, इफ इट इन एक्सेस ऑफ 50,000 प्लस, एंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी। मान लो मुझे किसी ने 3 लाख रुपए में सामान दिया, जबकि उस सामान को होना चाहिए था 3,20,000 में। तो मैंने माइनस करके पता कर लिया, मुझे बेनिफिट हुआ 20,000। फिर मुझे किसी ने सामान दिया 1,60,000 का, सॉरी 1,60,000 की मार्केट वैल्यू का सामान मुझे किसी ने 80,000 रुपए में दे दिया। तो आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ₹80,000 ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो मुझे ये 1 लाख रुपए मिल गया बेनिफिट। तो 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट मिला ना फ्री में, बिना किसी मतलब के, तो भैया पूरे अमाउंट को 1 लाख को टैक्स लगा दो, बात खत्म। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेम यही चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पर वर्ड लिखना है इंडिविजुअली, यहां एग्रीगेट नहीं करना है। अगर 3 प्रॉपर्टीज हमको फ्री में मिल रही हैं तो हम तीनों की अलग अलग हिसाब किताब रखेंगे। जैसे मान लो मुझे प्रॉपर्टी ए मिली 80,000 की, प्रॉपर्टी बी मिली 30,000 की। अब सबका अलग अलग कैलकुलेशन, क्या इसका बेनिफिट हमको 50,000 से ज्यादा है? हाँ, तो 100% टैक्सेबल हो जाएगा और यहां पर ये निल हो जाएगा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू, बेनिफिट जो मिल रहा है मुझे वो 50,000 तक का है, उससे कम का है। अब बात समझ में और इंडिविजुअल देखेंगे हर एक एसेट को। कंसेशनल में सेम वही चीज, हमने जितना आपको दिया और जितनी वैल्यू का सामान लिया माइनस कर देंगे जो बेनिफिट आया, अगर वो 50,000 से एक्सीड होगा या नहीं होगा। अगर एक्सीड नहीं है तो जीरो है, इंडिविजुअली तो पूरे पर टैक्स लगा दो जितना भी बेनिफिट है। लेकिन अब इसमें एक दो चीजें दिमाग में सेट करनी पड़ेंगी। जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो कहा गया, हमने अभी कहा था अगर कंसेशनल है तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन। अभी इसके पहले वाले में लिखवाया था, मूवेबल वाले में देखे ना, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन लिखा है ना। यहां पर भी वही लिखा मैंने, लेकिन यहां फेयर मार्केट वैल्यू अब वर्ड यूज मत करें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और ये आप कैपिटल गेन में आराम से पढ़ चुके हैं, मुझे इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वहीं से उठाया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। दैट्स इट, हो गया। इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिखेंगे। अच्छा, कहा गया कि अगर कोई ऐसा बेनिफिट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और कंसीडरेशन जो है वो 10% अगर फ्लक्चुएट करता है तो गवर्नमेंट उसको माफ कर देती है। सर अब ये नया क्या बला है? एक बात बताइए, मान लीजिए मैं कोई मार्केट में प्रॉपर्टी लेने जाता हूं 50 लाख की, और मुझे वो प्रॉपर्टी मैं बार्गेन करके 46 लाख करवा लेता हूं, 47 लाख करवा लेता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 10% तक का फ्लक्चुएशन हम अलाउ करेंगे। कितना? 10% तक का फ्लक्चुएशन अलाउ करेंगे, यानी 50 लाख की जो चीज है मैं खरीद रहा हूं 46 लैक्स में, तो जितने में मैं खरीद रहा हूं उसका 10% निकाल लो, कितना हुआ? तो गवर्नमेंट ने कहा ये हमारा सेफ हार्बर रूल है। क्या है? सेफ हार्बर रूल माना जाएगा। क्या है इसमें? गूगल पे फॉर बिजनेस में 200 रुपए मिले।
सेफ हार्बर रूल है। ये सेफ हार्बर रूल क्या होता है? गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई 50 लाख की चीज है, अगर कोई 46 लाख में ले रहा है तो उसकी अच्छी बात है कि वो ले रहा है। ये 50 लाख हमारे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और ये कंसीडरेशन है जो मैं एक्चुअल में पे कर रहा हूं। तो कहा गया कंसीडरेशन का 10% तक का फ्लक्चुएशन अलाउ होगा, यानी 46 लाख प्लस 4,60,000। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी इतने में थी, खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये तो 50 लाख ही है, इसका मतलब फ्लक्चुएशन 10% से ज्यादा का नहीं है, 10% से कम का है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, इसको गिफ्ट विफ्ट मत मानो, ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। बात समझ में आई? हाँ सर। तो इसका मतलब ये 10% तक का फ्लक्चुएशन अलाउड हो जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है अगर कोई रेजिडेंशियल यूनिट है, अगर कोई रेजिडेंशियल यूनिट है तो उस केस में हम 10% का सेफ हार्बर ना दे करके 20% का सेफ हार्बर का बेनिफिट देंगे। 10% तक का बेनिफिट ना दे करके ये 20% तक का बेनिफिट इंक्रीज कर दिया गया है जी। बशर्ते उस मकान की वैल्यू, रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए, बशर्ते उस मकान की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा का ना हो। कहां लिखा है ये सब सर? दिखा तो दीजिए। ये है 2 करोड़ वाला, और ये रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए जहां 10% को 20% तक लाया गया है। दैट्स इट। क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप लोग देखेंगे, अभी बीमार होने की जरूरत नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया, एक्सीड्स 50। मूवेबल प्रॉपर्टी का बता दिया, डिफरेंस 50,000 से अधिक का होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा, एक बात बताइए, हमको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है फ्री में, लेकिन मुझे मेरे रिलेटिव से मिल रही है, फैमिली मेंबर से मिल रही है, तो क्या हम उस पर टैक्स दे दें? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने अपने किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो क्या हम उसको टैक्स लगा दें? क्या वहां पर बेचने का पर्पस है? नहीं होना चाहिए ना, गलत है ना। अगर कोई पिता अपने बच्चे को या बच्ची को कोई गिफ्ट देना चाहे, एसेट्स को तो नहीं दे सकता, जुर्म करेगा, टैक्स देना पड़ेगा उसमें। सर ऐसे कैसे? गलत लग रहा है। तो उसको माफ किया गया है क्या, कि अगर आप किसी रिलेटिव से गिफ्ट पाते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई गिफ्ट मिलता है, अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो गिफ्ट मिलता है उस इंडिविजुअल एचयूएफ को अपने किसी फैमिली रिलेटिव से, अपने किसी रिलेटिव से, या उस इंडिविजुअल एचयूएफ को गिफ्ट मिलता है उसकी शादी पर, उसकी शादी पर। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की शादी हो रही है, उसको मिलने वाला गिफ्ट माफ होगा। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की शादी हो रही है और गिफ्ट मिल रहा है मिस्टर वाई को, उस मैरिज में तो वो शामिल नहीं होगा। जिसकी शादी है उसी को गिफ्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है गिफ्ट नहीं दे सकते, आप किसी को भी गिफ्ट दे दो लेकिन माफ वही होगा जो इंडिविजुअल जिसकी शादी हो रही है उसको उसमें गिफ्ट में मिला है। अगर कोई बेनिफिट मिलता है विल से या इनहेरिटेंस से, वसीयतनामा आपने देखा होगा, कई लोग डेथ से पहले वसीयत लिख करके जाते हैं, तो ये गिफ्ट ही तो है, तो उसको भी माफ किया गया कि विल और इनहेरिटेंस उत्तराधिकार में जो आपको पैसा मिलता है माफ कहा जाएगा, प्रॉपर्टीज वगैरह। अगर कोई डेथ होती है पेयर की या डोनर की और उसकी इच्छा से उसकी प्रॉपर्टीज को गिफ्ट किया जाता है, अगर गिफ्ट मिलता है लोकल अथॉरिटी से, लोकल अथॉरिटी से अगर गिफ्ट मिलता है किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो 1023C में रजिस्टर्ड हैं, तो उनसे भी मिलने वाला गिफ्ट पूरी तरह से माफ है। यानी मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है विल से, इनहेरिटेंस से माफ है। मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है वो मिल रहा है रिलेटिव से, वो माफ हो गया। मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है मैरिज पर, वो माफ है। मुझे जो गिफ्ट मिल रहा है किसी बंदे की डेथ पर, तो वो माफ होता है। लोकल अथॉरिटी से मुझे गिफ्ट मिल रहा है तो माफ है। किसी हॉस्पिटल, मेडिकल, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड है उनसे गिफ्ट मिलता है तो माफ है। किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है उससे मुझे गिफ्ट मिलता है तो माफ है। कोई भी ऐसा ट्रस्ट जो किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए क्रिएट किया गया है तो उससे गिफ्ट मिलता है तो माफ है। या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 47 में दिया हुआ है कैपिटल गेन में, अगर वहां से मुझे कुछ मिलता है तो वो भी माफ है।
और कहा गया कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो इसके लिए लागू की जाए 11 UAC में, तो उसके थ्रू अगर कुछ मिलता है तो माफ है। फिलहाल 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 अगर मुझे मिलता है रिलेटिव से माफ है, अगर मुझे मिलता है अपने किसी विल और इनहेरिटेंस के थ्रू तो माफ है, शादी पर मिलता है तो माफ है, अगर किसी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, 1023C या 12A में रजिस्टर्ड हो तो माफ होता है, लोकल अथॉरिटी से मिलता है तो माफ होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी हो, याद तो बहुत आसानी से हो जाएंगी। ये इन पॉइंट्स पर अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो माफ होता है। सर रिलेटिव में कौन कौन आ जाएगा? आज हम रिलेटिव छोड़ देते हैं ताकि आपके ऊपर जो इतना बोझा पड़ रहा है ना, वो बोझ आप थोड़े हल्के कर सकें, ठीक है ना। ये रिलेटिव की डेफिनेशन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम विल चेक इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब कौन कौन आता है? अरे भाई रिलेटिव का पूरा एक जाल बनेगा, एक मकर जाल बनेगा, जिसमें मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, बीबी हैं, बच्चे हैं, उनके भी, मम्मी के भी भाई और बहन है, पापा के भी भाई और, मतलब देखा जाएगा कौन कौन शामिल है, उनके मम्मी के भाई बहन शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी। ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने बता दिया। अच्छा, ये 5 कैटेगरीज में बता दिया मैंने ऊपर। देखिए, मान लेते हैं हमने किसी बंदे से कहा कि ये प्रॉपर्टी हमको बेच दो, तो उसने कहा कि हमें कुछ एडवांस दे दो। एडवांस दे दो, रोक लेंगे प्रॉपर्टी आपके नाम से। मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था, मैंने उसको 1 लाख रुपए कैश दे दिया, बुकिंग अमाउंट दे दी 1 जनवरी 2018 को, और 50,000 का मैंने उसको अकाउंट पे चेक दे दिया 15 अगस्त 2019 को। अच्छा, इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 60 लाख और इस दिन वैल्यू है 70 लाख, पक्की बात। और हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्री वो करवा रहे हैं 1 जुलाई 2020 को, और उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 80 लाख। हमने परचेस कितने में की थी सर? 50 लाख में। और हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी ले लें, क्योंकि देखना है ना डिफरेंस कितना हुआ वो देखना है। तो अब 60 लाख देखें, 70 लाख देखें या 80 लाख देखें, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग अलग डेट पर अलग अलग है। जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम कैश दिया था उस समय उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख थी। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट टाइम चेक दिया उस समय उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख थी, और आज की डेट में उसकी 80 लाख है 1 जुलाई 2020 को। किसको बेस लें? जब हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं या जब हम बुकिंग करवा रहे हैं? तो कहा गया बुकिंग करवाते समय को आप बेस लेंगे, बुकिंग मतलब एग्रीमेंट कराते समय को बेस लेंगे, बशर्ते आपने कुछ ना कुछ अमाउंट चेक में दिया हो। जिस दिन आपने चेक दिया होगा, फर्स्ट टाइम चेक दिया होगा, वही अलाउड होगा, बाकी अलाउड नहीं होगा। यानी अब हमें नुकसान हो गया। अगर यही मैंने पहले अकाउंट पे ही चेक दे दिया होता, ये अगर मैंने 1 लाख के समय अकाउंट पे ही चेक दिया होता, तो मेरा डिफरेंस 60 लाख से माइनस होता। लेकिन अब मेरे लिए 70 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसी समय से आया है। 20 लाख आपका मान लिया जाएगा डिफरेंस, जो कि 50,000 से कम अधिक है। और साथ ही साथ ये 10% ऑफ द कंसिडरेशन से अधिक का डिफरेंस रखता है। कंसिडरेशन 50 लाख है, 10% होता है 5 लाख, 20% भी यहाँ ले लें तो 10 लाख हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो सिस्टम नहीं ला सकते। नहीं ला सकते का मतलब ये हुआ कि डेट ऑफ एग्रीमेंट हम किस डेट का लेंगे? 70 लाख जिस दिन है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन का लेंगे जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम आपने कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न चेक दिया है। अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्री ही फाइनल मानी जाएगी। देख लेते हैं क्या लिखा है। Where the date of agreement fixing the value of consideration for the transfer of the immovable property and the date of registration are not the same. Date of agreement and date of registration. The stamp duty value on the date of agreement shall be applicable in a case where the amount be received by the account paycheck on or behalf of the agreement फलाना एंड ढिमाका। मैंने आपको कहानी समझा दी।
चलिए, हो गया आपका पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेक्शन 57, अभी मैंने आपको फैमिली पेंशन वगैरह कुछ नहीं बताया, आएगा धीरे धीरे आएगा। डिडक्शंस की बात करते हैं। डिडक्शंस में आपको किन किन चीजों की डिडक्शन मिलेगी? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप डिविडेंड की बात करते हैं या इंटरेस्ट की बात करते हैं, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, तो ऐसे डिविडेंड और इंटरेस्ट को रियलाइज करने में जितना भी एक्चुअल में कमीशन और रिमनरेशन लगा है वो माइनस हो जाएगा। सर कोई नई बात बताते ना, कोई नई बात बताते ना। नई बात यह है कि अभी तक मैंने आपको ये बोला कि जो भी डिविडेंड की इनकम होगी, इंटरेस्ट की इनकम होगी, उसमें से आप माइनस कर देंगे कमीशन, उसमें से आप माइनस कर देंगे रिमनरेशन, जो उस कमीशन और जो उस डिविडेंड और इंटरेस्ट को रियलाइज करने से रिलेटेड है। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने थोड़ा मैटर उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप कोई डिविडेंड कमा रहे हैं तो उस डिविडेंड में से माइनस एक्सपेंसेस तो बिल्कुल मत करना, चाहे वो कमीशन ही क्यों ना हो, चाहे रिमनरेशन ही क्यों ना हो। यानी 1 मिनट पहले मैंने जो बात बोली, मैं अपनी बात से पलट रहा हूं। हाँ, मैं पलट रहा हूं। कहता है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम। कोई डिडक्शन आप नहीं देंगे, आप कोई डिडक्शन नहीं देंगे म्यूचुअल फंड से। आप इनकम कमाते हैं स्पेसिफाइड कंपनी से, जो सेक्शन 1035 में लिखी है, उन स्पेसिफाइड कंपनी से, म्यूचुअल फंड से, या डिविडेंड इनकम कमाते हैं, तो उनसे कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। कमीशन का, रिमनरेशन का कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। लेकिन एक ही डिडक्शन अलाउड होगा इनमें से, इन तीनों में से केवल एक डिडक्शन मिलेगा, वो है इंटरेस्ट का। बाकी कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा। और तो और इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं जिसमें जितना मर्जी उतना इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो ना बाबा ना, 20% से अधिक का नहीं हो सकता। यानी मैं अगर 1 लाख रुपए की डिविडेंड कमा रहा हूं तो मेरा 20,000 से अधिक का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। एक्चुअल में इंटरेस्ट अगर मैंने 25,000 का पेमेंट किया है तो मैं 20% से ज्यादा का इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर मेरी 1 लाख रुपए की इनकम हुई है म्यूचुअल फंड से और मैं एक्सपेंसेस 15,000 दिखा रहा हूं, अलाउड हो जाएगा। 19,000 दिखाऊंगा, अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर 30,000 दिखाऊंगा तो वो अलाउड नहीं होगा। मैक्सिमम आपका 20% तक का ही डिडक्शन अलाउ हो सकता है, और वो भी केवल इंटरेस्ट के पार्ट का। इंटरेस्ट के पार्ट का ही डिडक्शन आप लेंगे। यानी अगर मुझे किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड से मैं खर्चा माइनस करना चाहता हूं, नो, नॉट एट ऑल। Now I cannot get the benefit of the deduction of any type of expenses or allowances except the case of the interest. If I am making the payment of interest, then it is allowed, but to the extent of 20% of the income, not more than that. ये याद रखेंगे। दूसरा, ये मैंने आपको बता दिया है प्रोविडेंट फंड के समय ऊपर, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आप कोई फैमिली पेंशन पाते हैं, मींस मिस्टर एक्स था, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलने लगी, तो कहा गया उनके लिए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फैमिली पेंशन अगर किसी फैमिली को मिलती है तो वो इनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन क्या पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा? कहा गया ना, 1/3 या 15,000, जो दोनों में से कम हो माइनस कर दो। यानी कि अगर किसी फैमिली को 90,000 रुपए फैमिली पेंशन मिलती है तो इसमें से डिडक्शन मिल जाएगा 15,000 और 1/3 यानी कि 30,000, जो दोनों में से कम हो। यानी 90 माइनस 15, 75 टैक्सेबल हो जाएगा फैमिली पेंशन। यानी 15,000 रुपए से अधिक का डिडक्शन नहीं मिल सकता फैमिली पेंशन के नाम से। तो 1/3 और 15,000 जो दोनों में से कम हो वो अलाउड कर लें। कहा गया अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी का रेंटल इनकम आया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का रेंटल इनकम आया है, या बिल्डिंग के साथ कोई रेंटल इनकम आया है, अदर देन बिल्डिंग के साथ कोई रेंटल इनकम आया है, तो आप खर्च करो ना, माइनस करो ना सारे के सारे एक्सपेंसेस जो आप माइनस कर सकते हो। मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने वो किराए पर उठाई है, बिल्डिंग का किराया मिल रहा है, मेरी इनकम है, अरे खर्चा भी तो है।
जो मैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, रिपेयर कर रहा हूँ, और डेप्रिसिएशन है वो सारा माइनस होकर के जो बचेगा वही आपका टैक्सेबल होगा, ये याद रखेंगे जी। अगर कोई इनहांस कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50% सीधे सीधे माइनस कर दीजिए। यानी मुझे अगर कोई इनहांस कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिला 8 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट ने कहा मत पूछो, कोई सवाल जवाब मत पूछो, ना हम पूछे ना तुम पूछो, दोनों के लिए बराबर, एक काम करो 4 लाख रुपए पर टैक्स दे दो, किनारे हो जाओ। क्योंकि तुमने बहुत बवाल झेले होंगे, जो इंटरेस्ट मिला है इनहांस कंपनसेशन पर, तुमने कोर्ट के चक्कर लगाए होंगे इनहांस कंपनसेशन पाने के लिए, और जब इनहांस कंपनसेशन मिल भी गया तो अब उस पर इंटरेस्ट चढ़ गया, इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम हो गई, लेकिन खर्चे तो बहुत तेरे हैं ना भाई। तो एक काम करो ना, तू कैलकुलेट कर पेट्रोल और डीजल का दाम, ना खाने का दाम, ना केले और ना जो मूंगफली है, कुछ भी है, खाओ पियो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं, 50% फ्लैट डिडक्शन ले लो, नहीं तो तुम तो गिनाते रह जाओगे और हम गिनते रह जाएंगे। तो जो भी एनहांस कंपनसेशन होता है, गवर्नमेंट सीधे सीधे 50% उस पर डिडक्शन दे देती है। अब एक याद रखेंगे, चूंकि कुछ बचा नहीं है इसमें, 3 पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, और ये बहुत है मेरे हिसाब से। तो जितना मैंने बताया है, नेक्स्ट सेशन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड दिस वन चैप्टर, दैट्स इट। बहुत ही इजी तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे। मैं फिर बोलता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने कहा ये टफ हो चुका है। जितने मैं आपके साथ कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ ना, जिसके कारण ये चैप्टर टफ पे टफ होता चला जा रहा है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मतें मरना मर्दे खुदा। तो वही सीधी सी बात है, आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत हो आप हमें बताइए, और हमें नहीं लगता अभी तक जितना भी मैंने बताया उसमें कहीं कोई दिक्कत आई होगी। हाँ, जब मैं बताऊं तो आपका दिमाग केवल सुनने पर होना चाहिए, जितना सुनेंगे उतना लर्न करेंगे। अगर आपने उस समय लिखने की कोशिश की, या सेकेंड टाइम अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, दोबारा वॉच कर रहे हैं लेक्चर को, यस यू कैन डू सो, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, but at the time of the first reading or first time study, you must try to observe the things or the matter what I am discussing with you. तो आप उन चीजों को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है लिखने पर ही ध्यान रहे, राइटिंग पर ही ध्यान, मैं ऐसा नहीं कह रहा राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, लिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो पूरे का पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए, ना कि रेस लगाने का। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।